हेलो फ्रेंड्स, जेन्युइन क्लासेज में मैं अरविंद एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका। हम साइंस पढ़ रहे थे और कोशिका संरचना 9th क्लास का चैप्टर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट किया था और मैंने आपको बता दिया था कि कोशिका संरचना के बारे में। उससे पहले मैंने आपको बताया था कोशिका सिद्धांत क्या होता है और कोशिका की डेफिनेशन वगैरह, खोज किसने करी, ये सब मैंने बता दिया था। आज हम बात करेंगे कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका में डिफरेंस, ये भी मैंने डिस्कस कर लिया था। और अब हम बात करेंगे कोशिका संरचना की। कोशिका संरचना में कौन कौन से पार्ट होते हैं, कितने पार्टों से मिलकर बनी होती है, क्या संरचना होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका संरचना की। तो हम इसमें देखते हैं इसके 3 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं? 3 पार्ट में इसके कर रहा हूँ, 3 पार्टों में इसको बांट रहा हूँ। पहला इसका जो भाग है वो है कोशिका कला। कौन सा भाग है? कोशिका कला है। और कोशिका कला को हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन्स, इसको कोशिका कला को बोला जाता है इंग्लिश में। और उसके बाद जो सेकंड भाग है वो है कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म इसको बोलते हैं। कोशिका द्रव, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव इसको बोला जाता है। और तीसरा जो पार्ट है या तीसरा जो भाग है वो भाग है इसका केंद्रक। जो कोशिका का महत्वपूर्ण कोशिकांग होता है केंद्रक, इसको सेंट्रोइड बोलते हैं। सेंट्रोइड बोला जाता है इसको, सेंट्रोइड। ठीक है, सेंटर या सेंट्रोइड इसको बोला जाता है। न्यूक्लियस भी इसको हम बोल सकते हैं, केंद्र को क्या बोल सकते हैं? न्यूक्लियस। तो मेजर 3 पार्ट हो गए कोशिका संरचना के, सेल स्ट्रक्चर के। कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म और केंद्रक, सेंट्रोइड। ये 3 मेजर पार्ट है। इन तीनों पार्टों को मैं आप डिस्कस करूंगा कोशिका संरचना में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता देता हूं कि कोशिका कला, सेल मेम्ब्रेन जो है ये सबसे भारी सतह होती है। मान लीजिए ये आपकी कोशिका है, ये आपकी कोशिका हो गई है, ये केंद्रक हो गया है। तो ये जो भारी लेयर है, ये जो भारी लेयर है, ये जो सतह है, ये सतह क्या होगी? ये कोशिका कला होगी। और ये कोशिका कला जो है सेल मेम्ब्रेन, ये त्रिस्तरीय सतह होती है। मतलब 3 लेयर होते हैं इसमें। कितनी लेयर होती हैं? 3 लेयर होती हैं। और यही कोशिका की सुरक्षा करती है। कोशिका कला जो है जंतु कोशिका में पाई जाती है और कोशिका कला की सुरक्षा करती है। जैसे पादप कोशिका के अंदर, पादप कोशिका के अंदर सेल वॉल होती है, उसको कोशिका भित्ति बोलते हैं। कोशिका कला ना बोलकर उसको कोशिका भित्ति बोला जाता है। पादप कोशिका के अंदर कोशिका कला ने बोलकर कोशिका भित्ति बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति बोला जाता है। सेल वॉल इसको इंग्लिश में बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल वॉल। तो ये सेल वॉल जो है ये किसी पादप, मान लीजिए ये कोई पादप है, तना है, पादप का ये तना वाला भाग है, इसके ऊपर जो लेयर है ये इसकी वॉल हो गई। क्या हो गई? वॉल। तो कोशिका के सबसे भारी सतह पर जो पाई जाती है इसको कोशिका कला बोलते हैं और पादप कोशिका में कोशिका भित्ति बोला जाता है। तो कोशिका कला पृथक करती है, मतलब कि बाह्य वातावरण और कोशिका के बीच में विभेद उत्पन्न करती है और उसको सुरक्षा प्रदान करती है। कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है क्योंकि आउटर लेयर होती है, आउटर सरफेस होती है और भारी आघातों से सुरक्षा करती है कोशिका की। और ये इसकी जो लेयर है ये प्रोटीन, फॉस्फोलिपिड, वसा इनकी बनी हुई रहती है। और इसकी हम बात करें तो ये जो कोशिका कला है ये इसको चयनात्मक झिल्ली भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चयनात्मक झिल्ली। चयनात्मक झिल्ली क्यों बोला जाता है? क्योंकि कोशिका के अंदर जो भी पदार्थ आ रहे हैं या कोशिका के बाहर जो भी पदार्थ जा रहे हैं ये उनको विभेद उत्पन्न करेगी उनमें, या उनको रोकेगी। कोई बाहर से कोई पदार्थ आ रहा है कोशिका के अंदर या अंदर से बाहर की तरफ जा रहा है तो उसको रोकने का काम करेगी। इसलिए इसको हम बोलेंगे चयनात्मक झिल्ली, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। चयनात्मक पारगम्य झिल्ली इसलिए बोल रहे हैं, पारगम्य मतलब अंदर और बाहर दोनों तरफ आ जा सकते हैं। और चयनात्मक मतलब चूज करती है कि इसकी मर्जी होती है तो उसको आने देती है, इसकी मर्जी होती है उसको बाहर जाने देती है। इसकी परमिशन के बिना कुछ नहीं होता, इसलिए इसको हम चयनात्मक झिल्ली बोलते हैं। और क्या बोला जाता है? इसको सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला बोला जाता है। तो सेल की सबसे आउटर जो सरफेस है, आउटर जो लेयर है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। ये आपको याद रखना है। कोशिका कला इसको हम बोलते हैं। और कोशिका भित्ति की बात मैंने आपको बताई दी, ये पादप कोशिकाओं में होती है और ये सेलुलोज की बनी होती है। और ये भी भारी जो पादप कोशिका होती है उसके बाह्य आघात, जो कोशिका को बाह्य आघातों से बचाती है, आउटर सेल होती है। तो ये बेसिक चीज बता दी मैंने कोशिका कला के बारे में, क्या क्या चीज होती है। मेन जो इंपॉर्टेंट हम कोशिकांगों की बात करेंगे वो बात करेंगे कोशिका द्रव में। किसमें बात करेंगे? कोशिका द्रव में। साइटोप्लाज्म के अंदर हम बात करने वाले हैं कि साइटोप्लाज्म के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो यहां तक आप फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
साथ के साथ में आप नोट्स बनाते चलिए, पेन कॉपी हाथ में रखिए। मैं आपको अच्छे से एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही, सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो आप 2020-21 सेशन में आप पढ़ोगे बुक्स के अंदर वही, क्योंकि सेल तो एक ऐसा पार्ट है जो आपके सभी एकेडमिक क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बेस से पढ़ा रहा हूं, आपको आराम से पढ़ा रहा हूं। तो आप अच्छे से चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को लाइक कर लीजिए और फटाफट से नोट्स बनाना स्टार्ट कर दीजिए। कोशिका द्रव की बात करूं मैं कि कोशिका द्रव क्या होता है, कोशिका द्रव क्या होता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि मान लीजिए ये आपकी कोशिका है और ये कोशिका हो गई, इसके अंदर केंद्रक है, और ये बाहर वाला कोशिका कला हो गई, क्या हो गई, कोशिका कला हो गई, सेल मेम्ब्रेन हो गई। तो केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन, केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन के बीच में, मतलब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है केंद्रक और सेल मेम्ब्रेन, ये तो कोशिका कला हो गई, क्या हो गई, कोशिका कला, कोशिका कला। और ये वाला, इसको हम बोलेंगे केंद्रक, क्या बोलेंगे इसको, केंद्रक, सेंट्रोइड या न्यूक्लियस। और इसके जो द्रव भरा रहता है, इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है, इसके बीच में जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को ही हम बोलेंगे कोशिका द्रव, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव। कोशिका कला और केंद्रक के मध्य में जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को ही हम क्या बोलेंगे, इस द्रव को ही हम बोलेंगे कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म इसको हम बोलेंगे। वापस से बता देता हूं कि ये आपकी कोशिका है और इसके अंदर केंद्रक है, तो केंद्रक और कोशिका कला के मध्य जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को ही हम क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म बोलेंगे। अब इस कोशिका द्रव के अंदर काफी सारी चीजें होती हैं, उसको मैं बताने वाला हूं। उससे पहले फटाफट से आप इसको लिख लिए, मैं आपको लिखा भी देता हूं साथ में कि कोशिका और या हम कह सकते हैं कोशिका कला और केंद्रक के मध्य जो द्रव्य पाया जाता है वह कोशिका द्रव्य कहलाता है, कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म कहलाता है, क्या कहलाता है, कोशिका द्रव कहलाता है। तो कोशिका और केंद्रक के मध्य में, कोशिका कला और केंद्रक के मध्य में जो द्रव भरा हुआ है, इस द्रव को ही कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म कहेंगे। और ये द्रव में काफी सारी चीजें होंगी, इसमें मतलब कि जल की मात्रा भी होगी, वसा की मात्रा भी होगी, और कार्बनिक पदार्थ भी होंगे, काफी सारे तरल चीजें होंगी, तरल चीजों में जल आ गया, वसा आ गई, काफी सारी चीजें आ गई हैं। और इसमें मुख्यतः क्या होंगे, कोशिकांग होंगे, क्या होंगे, कोशिकांग। और इन कोशिकांगों को ही हम पढ़ेंगे। कोशिका द्रव में जो कोशिकांग होते हैं, उन कोशिकांगों को ही हम स्टडी करेंगे, कौन कौन से कोशिकांग होते हैं। तो काफी सारे कोशिकांग होते हैं, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब हम बात करेंगे कि कोशिकांग क्या होते हैं। तो आपने स्क्रीनशॉट ले ही लिया इसका, फटाफट से देख लीजिए और लिखते भी चलिए साथ में। अब मैं आपको बताऊंगा कि कोशिका द्रव में कौन कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, और उन एक एक कोशिकाओं को हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे अच्छे से। उन एक एक कोशिकाओं को हम पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका द्रव वापस से रिपीट कर देता हूं, कोशिका कला और केंद्रक के मध्य में जो द्रव होता है उसे हम क्या कहते हैं, कोशिका द्रव कहते हैं। कोशिका द्रव काफी सारी चीजों से मिलकर बना होता है, कोशिकांगों से मिलकर बना होता है और काफी सारे तरलों से मिलकर बना होता है। इसमें वसा, जल, कार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव की। तो कोशिका द्रव में काफी सारे कोशिकांग होते हैं, सभी कोशिकांगों का नाम मैं लिख रहा हूं यहां पर। जैसे कि पहला हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया नाम से ही पता लग रहा है, माइट्रो मतलब होता है धागेनुमा संरचना, तो मतलब कि धागे के समान, और ये बताऊंगा मैं इसके बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया। दूसरा जो है, ये फर्स्ट हो गया पहला कोशिकांग। दूसरा लवक प्लास्टिड, जिसमें हरित लवक, वर्णीय लवक, अवर्णीय लवक होते हैं। तीसरा जो आपका है वो है लाइसोसोम, जिसको आत्मघाती थैली बोलते हैं, लाइसोसोम। उसके बाद में अंतःप्रद्रव्य जालिका, ये तीसरा हो गया। चौथा जो है वो है अंतःप्रद्रव्य जालिका, अंतःप्रद्रव्य जालिका, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इसको हम बोलते हैं ना, अंतःप्रद्रव्य जालिका। और उसके बाद में राइबोसोम आ जाता है आपका, राइबोसोम आ गया।
गोल्जी काय आ गई आपकी, गोल्जी काय। तो राइबोसोम, गोल्जी काय, रिक्तिका आ गई। इधर देखो रिक्तिका, ये 4 हो गया, ये 5, ये 6, 7वां यहां पर आ जाएगा रिक्तिकाएं। रिक्तिकाएं मैंने आपको बताया था जब मैं डिफरेंस पढ़ा रहा था एनिमल और प्लांट सेल्स के अंदर, जब मैंने डिफरेंस पढ़ाया था तो मैंने बताया था कि जो रिक्तिकाएं होती हैं वो पादप कोशिका में ज़्यादा बड़ी होती हैं, जंतु कोशिका में छोटी होती है। तारककाय सेंट्रोइड की मैं बताया था, सेंट्रोइड जो तो उल्टा होता है, तारककाय ये जंतु कोशिका में बड़ा होता है और पादप कोशिका में छोटा होता है। और लास्ट और फाइनल इसको हम अच्छे से, जो मुख्य कोशिकांग होता है और वो होता है केंद्रक आपका। क्या होता है? केंद्रक। तो ये कोशिकांग होते हैं जो कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं, मुख्य कोशिकांग होते हैं ये सारे के सारे। पहला है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा है लवक, तीसरा है लाइसोसोम, चौथा है अंतःप्रद्रव्य जालिका, पांचवा है राइबोसोम, फिर है गोल्जी काय और रिक्तिकाएं, तारक काय और केंद्रक। तो 8वें नंबर का तारक काय हो गया, 9वें नंबर का हो गया आपका केंद्रक। तो केंद्रक तो जो है वो मुख्य कोशिकांग है कोशिका का, और ये पूरे के पूरे 9 कोशिकांग मैं आपको स्टडी कराने वाला हूं। आज का जो वीडियो है इसमें जो मैं आपको बताने वाला हूं वो बताने वाला हूं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। किसके बारे में बताने वाला हूं? माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बताने वाला हूं। तो यहां तक फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका फटाफट से ले लीजिए। हाँ, अब हम स्टार्ट करेंगे माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। कोशिका संरचना पढ़ रहे हैं, हमने कोशिका कला के बारे में जाना, हमने कोशिका द्रव के बारे में जाना। अब हम बात करेंगे कोशिका द्रव का मुख्य कोशिकांग जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नाम है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। मैं बता देता हूं इसकी खोज सबसे पहले की थी, इस कोशिकांग की कोलिकर ने की थी 1880 में। कोलिकर ने इसकी खोज की। किसने खोज की इसकी? कोलिकर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1880 में। 1880 के अंदर इसकी खोज की कोलिकर ने। और इसको नाम किसने दिया? इसको नाम दिया था सी बेंडा ने। किसने नाम दिया? सी बेंडा ने इसका नाम दिया। सी बेंडा एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सी बेंडा, और उसने क्या नाम दिया? माइटोकॉन्ड्रिया का नाम दिया। तो खोज तो की कोलिकर ने 1880 में और नाम दिया सी बेंडा ने। अब हम बात करेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो मैं आपको बता दूं माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं पाई जाती है, क्योंकि यूकेरियोटिक कोशिकाओं में सुविकसित केंद्रक होता है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है, यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाई जाती है, और ये कोशिका को शक्ति प्रदान करती है, पावर, एनर्जी इसको हम बोल सकते हैं कि एनर्जी या पावर प्रदान करती है, और वो पावर ही क्या कहलाती है? शक्ति। तो इसलिए हम कोशिका को कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। कोशिका का शक्ति गृह, कोशिका का शक्ति गृह। तो कोशिका का शक्ति गृह किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। किसे कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोशिका का शक्ति गृह, द पावर हाउस, द पावर हाउस ऑफ सेल, पावर हाउस ऑफ सेल। क्या कहा जाता है? पावर हाउस, पावर हाउस या कोशिका का शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोकॉन्ड्रिया, स्पेशल क्वेश्चन भी आता है और इसमें कुछ भी पूछ लेते हैं, कंपटीशन लेवल पर भी एग्जामों में बहुत पूछा जाता है टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बता देता हूं कि कोशिका का शक्ति गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि कोशिका को एनर्जी प्रदान करता है, कोशिका को ऊर्जा प्रदान करने का, शक्ति प्रदान करने का काम करता है माइटोकॉन्ड्रिया। अब हम बात करेंगे आगे माइटोकॉन्ड्रिया की, और भी हम बात करने वाले हैं कि संरचना कैसी होगी इसकी, कि माइटोकॉन्ड्रिया की संरचना की बात करेंगे कि संरचना कैसी होगी। उससे पहले आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार। ठीक है, एक बात तो बता देता हूं कि जैसे एक जीव है और उसकी एक कोशिका है, एक जीव है उसकी एक कोशिका है, तो एक ही कोशिका में, उसकी एक कोशिका में कई प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया हो सकती है, क्योंकि एक जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है।
तो हर कोशिका के अंदर अलग अलग प्रकार की माइटोकॉन्ड्रिया होगी, ऐसे नहीं समान होगी सबके अंदर, किसी में ज्यादा भी हो सकती है, किसी में कम हो सकती है। तो अलग अलग कोशिकाओं में अलग अलग प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने वाला हूं, यहां पर हम देखने वाले हैं कि कैसा क्या स्ट्रक्चर होता है इसका। यहां तक आई होप आपको समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में आ रहा है, तो आप लाइक कर लीजिए वीडियो को। अब मैं आपको बताऊंगा संरचना के बारे में, इसकी संरचना क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है इसका। तो भाई दोहरी झिल्ली नुमा युक्त होती है, दोहरी झिल्ली नुमा युक्त, दोहरी झिल्ली नुमा युक्त संरचना होती है, दोहरी झिल्ली नुमा युक्त संरचना होती है। कुछ इस प्रकार की होती है, कुछ इस प्रकार की संरचना होती है ये। मैं इसको ऐसे बना सकता हूं, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, तो डबल लेयर मैंने इसकी बना दी है, ये डबल लेयर हो गई इसकी। बाहर वाली जो है ये आउटर लेयर हो गई इसकी, बाह्य सतह इसको हम बोल सकते हैं, बाह्य सतह। और ये अंदर वाली इसको हम आंतरिक सतह बोल सकते हैं, आंतरिक सतह। क्या बोल सकते हैं इसको, आंतरिक सतह बोल सकते हैं। उंगली के नुमा एक संरचना होती है इसके अंदर, क्या होती है, उंगली नुमा ऐसे संरचना वलन पाए जाते हैं, उंगली नुमा संरचना होती है। इस उंगली नुमा संरचना को, वलन को हम कहते हैं क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रिस्टी से कहा जाता है। इस उंगली नुमा जो वलन संरचना है, उंगली की नुमा ऐसे घूमी हुई है, इस उंगली नुमा संरचना को ही हम क्या कहेंगे, क्रिस्टी कहेंगे। और इन क्रिस्टियों के मध्य में ही काफी सारा पदार्थ भरा रहेगा, द्रव भरा रहेगा। इस काफी सारे पदार्थ को ही हम क्या कहेंगे, कोशिका द्रव। क्या कहेंगे, कोशिका द्रव कहेंगे। इन उंगली नुमा क्रिस्टी संरचना के मध्य में एक द्रव भरा रहता है, उस द्रव को अधात्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधात्री कहा जाता है। ये जो द्रव भरा हुआ है इसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स या अधात्री, अधात्री बोला जाता है। क्या बोला जाता है, अधात्री। इस द्रव को अधात्री बोला जाता है, इसमें काफी सारा द्रव भरा रहता है। अब ये जो क्रिस्टी है, जो उंगली नुमा संरचना है क्रिस्टी, इसके ऊपर दानेदार संरचनाएं होती हैं। एक दाने की नुमा संरचना पाई जाती है, मतलब दाने दाने होते हैं। ये जो दाने नुमा संरचना है इसको हम बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोला जाता है इसको, राइबोसोम बोला जाता है। ये दाने नुमा संरचना है, इसको हम क्या बोलते हैं, राइबोसोम बोलते हैं। या इन कणों को हम ऑक्सीसोम बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीसोम। राइबोसोम ना बोल के ऑक्सीसोम बोला जाता है इन कणों को। बहुत सारे कण पाए जाते हैं, ये मैंने दाने नुमा संरचना बनाई है, कण है अलग अलग प्रकार के। इन कणों को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम। जो क्रिस्टी, जो उंगली नुमा संरचना है, उन क्रिस्टियों के ऊपर वलन के रूप में पाए जाते हैं, इन्हें हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम। तो वापस से बता देता हूं फटाफट से संरचना के बारे में। दोहरी झिल्ली नुमा युक्त संरचना होती है, बाह्य सतह होती है, उसके बाद आंतरिक सतह होती है, और उंगली नुमा संरचना पाई जाती है, इसे क्रिस्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे क्रिस्टी। और इसके अंदर क्या होता है, सबसे बड़ी बात इसके अंदर क्या होता है, तो ये जो अधात्री है इसके अंदर काफी चीजें पाई जाती हैं, प्रोटीन, वसा, जल, काफी सारी चीजें होती हैं, फॉस्फोलिपिड, है ना, काफी सारी चीजें पाई जाती हैं। बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं अधात्री के अंदर, काफी % मात्रा में अलग अलग प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। तो उंगली नुमा संरचना क्रिस्टी बोल दिया। और इस क्रिस्टी के ऊपर कुछ कण पाए जाते हैं, इन कणों को हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम। क्या बोलेंगे, ऑक्सीसोम इसको बोला जाता है। तो ये आपकी हो गई माइटोकॉन्ड्रिया। तो इससे काफी क्वेश्चन बनते हैं कि कोशिका शक्ति क्रिया कैसे कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। इसमें अधात्री के अंदर क्या क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है, फास्फोलिपिड पाया जाता है, और भी वसा पाया जाता है, काफी सारे पदार्थ पाए जाते हैं। और इसमें 2 लेयर होती है, एक आउटर सेल होती है, एक आउटर लेयर होती है, एक इंटरनल लेयर होती है, 2 लेयर होती हैं। और बताएं तो हम कह सकते हैं कि ये एक चप्पलानुमा आकार की होती है। कैसे होती है, चप्पलानुमा, उल्टी चप्पल को आप देखो तो वैसे आकार की ये होती है। तो ये इसका आकार हो गया, और ये इसके बारे में हो गया कि इसे पावर हाउस कहा जाता है, सेल का पावर हाउस कहा जाता है इसे। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, केवल यूकेरियोटिक कोशिकाओं में ही पाई जाती है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होती है। तो ये सब चीजें आपने देखी। तो आज मैंने आपको एक कोशिकांग पढ़ा दिया है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। नेक्स्ट में आपको नेक्स्ट वाले वीडियो में जितने भी बाकी बचे हुए जो कोशिकांग हैं वो सारे करवा दूंगा एक ही वीडियो के अंदर। वो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है, मैं जो पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है, स्टडी समझ में आ रही है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो आप नोट्स बनाएं, साथ में पढ़ाई करें, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।